हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक रहेगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्ना कार्टा 1215। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं क्या है ये मैग्ना कार्टा। द मैग्ना कार्टा ऑल्सो नोन एज द ग्रेट चार्टर, इसका एक और नाम है ग्रेट चार्टर, वॉज साइंड। कब इसको साइन किया गया था? 15 जून 1215। और किसके द्वारा किया गया था? किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एट रनीमेड। यहाँ पर ये साइन किया गया था किंग जॉन के द्वारा, इंग्लैंड के थे वो, अंडर प्रेशर ऑफ रेबेलियस बैरन्स। रेबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। बैरन के प्रेशर बनाया था बैरन ने, और उसके फिर किंग जॉन ने साइन किए थे रनीमीड में। दिस हिस्टोरिक चार्टर, और ये चार्टर मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ये जो चार्टर था इसको साइन किया गया था अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ये एक डायरेक्ट प्रतिक्रिया थी, यानी कि रिस्पॉन्स था टू द ऑटोक्रेटिक, निरंकुश एंड आर्बिटरी रूल, यानी कि अपने मनमाने तरीके से जो रूल किए जा रहे थे उनके प्रति एक आंसर था, रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया थी। रूल ऑफ किंग जॉन, किंग जॉन जो है बहुत मनमाने तरीके से, निरंकुश तरीके से काम कर रहे थे, इसीलिए लोगों ने, जो बैरन है उसने विद्रोह कर दिया। और ये इंक्लूड करता है हैवी टैक्सेशन विदाउट कंसेंट, यानी कि सहमति के बिना भारी कर लिया जा रहा था लोगों के द्वारा, इसका विरोध किया लोगों ने। ठीक है, उसके बाद मतलब हम कह सकते हैं आर्बिटरी इम्प्रिजमेंट हो रहा था, यानी मनमाने तरीके से लोगों को पकड़कर कारावास में डाल दिया जा रहा था, ठीक है, जेल में डाल दिया जा रहा था। ये इतना निरंकुश हो गया था उस टाइम किंग जॉन के टाइम यूके के अंदर। जब हम देखते हैं इंटरफेरेंस विद द चर्च, यानी कि अब तो चर्च के साथ भी हस्तक्षेप होने लगा था। मिलिट्री फेलियर हो गई थी फ्रांस के अंदर, स्पेशली द लॉस ऑफ नॉर्मेंडी, यानी कि फ्रांस में सैन्य विफलताएं देखने को मिले। मिलिट्री भी कुछ नहीं कर रही थी, इतना ज़्यादा निरंकुश था, विशेषकर नॉर्मेंडी की हानि हुई थी उसमें। और जनरल अब्यूज़ ऑफ रॉयल पावर, यानी कि शाही सत्ता का सामान्य दुरुपयोग किया जा रहा था, सामान्य लोगों पर दुरुपयोग किया जा रहा था। तो फिर बैरन आते हैं रिप्रेजेंटिंग द नोबल क्लास, और जो बैरन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, आते हैं। कंपेल्ड द किंग, और फिर राजा को अपने अधिकारों पर सीमाएं, कि राजा बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गया है, इसीलिए वो कहते हैं, बैरन कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द नोबल क्लास कंपेल्ड द किंग टू एक्सेप्ट लिमिटेशन ऑन हिज अथॉरिटी, अपनी प्राधिकार पे थोड़ी लिमिटेशन लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, एंड एग्री टू लीगल कंस्ट्रेंट्स, और इसी के साथ जो कुछ अधिकार हैं उन पर सीमाएं लगाकर सहमत होने को कहा कि आपको अब कानूनी रूप से बाध्यताओं के अंदर रहना पड़ेगा, ऐसा बैरन ने कहा। फिर हम देखते हैं की प्रोविजंस ऑफ मैग्ना कार्टा के कुछ इंपॉर्टेंट क्या प्रावधान रहे हैं वो देखते हैं। ऑल्दो ओरिजिनली फोकस्ड ऑन फेड्यूल राइट्स, हालांकि ये मूलतः तो सामंती अधिकारों पर ही केंद्रित था, सामंतवादी अधिकारों पर केंद्रित था। सेवरल क्लॉजेज हैड फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, और उसके बाद तथापि इसके कई अनुच्छेदों में दूरगामी निहितार्थ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, हम कह सकते हैं कानून का शासन हो। किंग को कहा गया मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के हिसाब से चलना है राजा को, अब यहाँ पे कह दिया गया था। फिर आया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बिना किसी भी तरीके के प्रतिनिधित्व का कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा, यानी टैक्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कॉमन कंसल। लोग अगर कहेंगे कि ठीक है, सामान्य, हम कह सकते हैं ज़रूरी है, प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी कराधान, यानी करों को सामान्य परामर्शदाता, कंसल होता है कोई नॉर्मली बताने वाला, परामर्श करने वाला, द्वारा ही अनुमोदित किया जाना चाहिए, वही ले सकता है टैक्स, जो सामान्य कराधान के लिए। ऑफ द रिलेम, यानी कि किसी भी तरीके से टैक्स तभी लिया जाए जब सामान्य परामर्शदाता लें, यानी निष्पक्ष सुनवाई। फिर आता है राइट टू फेयर ट्रायल, यानी निष्पक्ष सुनवाई हो बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के, ठीक है, सुनवाई जो कोर्ट की होती है। नो फ्री मैन कुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट द लॉफुल जजमेंट ऑन हिज पियर्स ऑन द लॉ ऑफ द हैंड, यानी कि किसी भी स्वतंत्र, कोई भी फ्री मैन है, स्वतंत्र व्यक्ति है, उसको किसी उसके साथियों के वैध निर्णय या देश के कानून के अलावा कौन उसको, मतलब अगर वो गलत है तभी उसको पनिश किया जाना चाहिए, कहने का मतलब है ऐसे ही नॉर्मल आधार पर आप उसको कोई भी जजमेंट के आधार पर उसे दंडित नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिटरी इम्प्रिजमेंट, मनमाने तरीके से जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन मैग्ना कार्टा आता है। जैसे कि इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ हबीस कर्पस। हबीस कर्पस क्या होता है? यानी कि बॉडी के साथ प्रस्तुत करना है कोर्ट के अंदर, ये है हबीस कर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी।
फिर है ड्यू प्रोसेसेस, यानी कि लीगल ड्यू प्रोसेसेस होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स जो होती है, प्रक्रियाएं मस्ट बी फॉलोड बाय प्रोटेक्टेड राइट्स, ऐसे राइट्स जिनको लीगली प्रोटेक्टेड किया जाए। इक्वल बिफोर द लॉ, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर है। इवन द किंग इज नॉट एबव द लॉ, कोई राजा भी जो है ना वो कानून से परे नहीं है, ये कहा गया था उस टाइम मैग्ना कार्टा में। क्लॉज 39 इज द मोस्ट फेमस है, जो 39 क्लॉज है वो बहुत फेमस है, वो देखते हैं क्या है। नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड और इम्प्रिजन्ड, यानी कि कोई भी अगर कह सकते हैं स्वतंत्र व्यक्ति है उसे सीज नहीं किया जा सकता है, जेल में नहीं डाला जा सकता। और स्ट्रिप्ड ऑफ हिज राइट्स और पोजेशंस, यानी कि उसे किसी भी तरीके से उसके जो मूलभूत अधिकार हैं उससे वंचित नहीं रखा जा सकता है। एक्सेप्ट बाय लॉफुल जजमेंट, अगर हाँ उसके खिलाफ कोई कानूनी निर्णय लिया जाता है फिर ही उस पर कोई जजमेंट लिया जा सकता है। एक्सपेक्ट बाय लॉफुल जजमेंट ऑफ हिज इक्वल्स और बाय द लॉ ऑफ द लैंड, कहने का मतलब है किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को पकड़ा या कैद नहीं किया जाएगा, या उसके अधिकारों को या संपत्तियों से वंचित उसे नहीं रखा जाएगा, सिवाय उसके समकक्षों के वैध निर्णय या देश के कानून के। यानी कि अगर उसने कुछ गलती की है तभी वो लॉफुल भी होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। तो एक है। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। फाउंडेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ की फाउंडेशन क्या थी? मैग्ना कार्टा लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न प्रिंसिपल। मैग्ना कार्टा ने एक ग्राउंड वर्क तैयार किया था। ग्राउंड वर्क होता है सबसे पहले बेस का काम करना। नो वन इज हैव लॉ, जो आज हम यूके से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। नॉट इवन द मोनार्क भी शक्तिशाली नहीं है, सबसे पहले है कानून, ठीक है। इट एम्फेसाइज सोवरेनिटी, ये संप्रभुता दिखाता है। लॉ ओवर द विल ऑफ रूलर्स, कोई भी राजा राज्य कर रहा है, राज कर रहा है, शासित कर रहा है, लेकिन उससे भी परे क्या है? लॉ है, ठीक है। द आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग मनमाने तरीके से करना इज इलेजिटिमेट, अवैध घोषित कर दिया गया इसको। इसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे? इन्फ्लुएंस लीगल सिस्टम के, यूके के और यूएसए के लीगल सिस्टम, कानूनी व्यवधान वाले सिस्टम को बहुत मजबूत करता है और अदर डेमोक्रेसीज को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर संवैधानिक मोनार्की यानी होता है राजा महाराजाओं का शासन के साथ संविधान भी वहाँ पर है, इसको एक विकास करता है। बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, मैग्ना कार्टा से ही आता है बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, फिर इसको फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि पहले हमें पता है ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो अपनी परंपराओं के हिसाब से चलते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा को फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, ऐसा दस्तावेज जो ब्रिटेन के लिए रिटन डॉक्यूमेंट का काम करता है यूरोपियन हिस्ट्री का। वाइल इट डिडंट क्रिएट डेमोक्रेटिक सिस्टम, भले ही वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये क्रिएट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लिमिटेड हो। गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रूरल एंड रूल्ड, जो शासित हो रहे हैं और जो उस पर शासन कर रहे हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया इस डॉक्यूमेंट ने। एग्जाम्पल देखते हैं, लेटर, बाद में जाकर क्या होता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट आते हैं जैसे कि लाइक द इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689 एंड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787 ड्रू द मैग्ना कार्टा's कोर प्रिंसिपल, फिर वो मैग्ना कार्टा से अपने कुछ इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल्स को ग्रहण करते हैं। एमरजेंस ऑफ पार्लियामेंट्री पावर, यानी कि अब यहाँ पर जो है संसदीय शक्तियों का एमरजेंस होता है, उद्भव देखने को मिलता है। द डिमांड दैट टैक्सेशन मस्ट बी ओकर, ये कहा जाता है कि जो टैक्स है, कर है, वो सिर्फ वही लेंगे जो बैरोनियल एंड लेटर पार्लियामेंटली कंसेंट होना चाहिए। लेड टू इवोल्यूशन इन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, पहले तो जो कंसेंट आया था कि जो टैक्स वही लेंगे जिनको गवर्नमेंट अथॉरिटी हायर करेगी, फिर बाद में संसद लेगी, ऐसा आया था। कंसेंट होना चाहिए लोगों का इसमें, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे विकास देखने को मिला कि सभी की सहमति होनी चाहिए, संस्थाओं के विकास को जन्म दिया, अलग अलग संस्थाओं को जो रिप्रेजेंट करती थी। रिजल्ट देखने को मिलता है स्ट्रेंथन द रोल ऑफ पार्लियामेंट, अब यहाँ पे इंग्लैंड में संसद की भूमिका को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अब यहाँ पे लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों सामने आए थे। मस्ट कंसेंट टू टैक्सेशन एंड गवर्नेंस, अब लोगों से भी पूछा जाना चाहिए, उनके कराधान और शासन के लिए सहमति देनी चाहिए लोगों को भी। जुडिशियल रिफॉर्म्स आए थे, न्यायिक कुछ रिलेटेड, न्यायपालिका से रिलेटेड और राइट टू जस्टिस, न्याय से रिलेटेड कुछ। मैग्ना कार्टा लेड अर्ली फाउंडेशन, मैग्ना कार्टा ने ना एक फाउंडेशन बिछाई थी, एक फाउंडेशन
लेड की थी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रहे। राइट टू फेयर ट्रायल, सुनवाई हो निष्पक्ष। द स्टेट कुड नॉट डिटेन इंडिविजुअल, स्टेट को कोई अधिकार नहीं है वो डिटेन कर सके, यानी कि किसी में भी हस्तक्षेप कर सके। विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के स्टेट भी डिटेन नहीं कर सकता, हिरासत में नहीं ले सकता है। ऑरिजिन ऑफ द राइट टू बी हर्ड, यानी कि सुनवाई के अधिकार की उत्पत्ति हुई थी कि सुनवाई यानी हर्ड ज़रूरी है। फिर आता है प्रक्यूजर टू न्यूट्रल जस्टिस ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी इसमें कहा गया था कि मतलब सुनवाई का अधिकार की सभी को में प्राकृतिक न्याय मिले और कानून की उचित प्रक्रिया के अग्रदूत भी होने चाहिए। ओके, फिर हम देखते हैं मॉडर्न लेगेसी क्या है, अभी की आधुनिक विरासत क्या है आज की। इन्फ्लुएंस 21, आर्टिकल 21 को, भारत के संविधान के जो आर्टिकल 21 को ये बहुत प्रभावित करता है। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी भी होनी चाहिए इसमें। इंस्पायर्ड द 5th अमेंडमेंट, हमारा जो 5वां संविधान संशोधन है यूएसए का जो 5वां संविधान संशोधन है वो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशंस एंड राइट टू ड्यू प्रोसेसेस, यानी कि ये जो अमेरिका का 5वां संविधान संशोधन को भी प्रेरित करता है। जो किसके आत्मदोष, अगर किसको मेरी जाकर सेल्फ, अगर मैंने कोई गलती नहीं की फिर भी मुझे खुद का संरक्षण करना है, ठीक है, तो मैं कर सकती हूँ, ये राइट मुझे दिया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स आती है बाद में, अपनी संपत्ति को बचाने की राइट्स वगैरह, संपत्ति अधिकारों का संरक्षण हो। इट डिफेंडेड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें जो लोग हैं उनके राइट्स की डिफेंडिंग की गई। इनिशियली ओनली नोबल्स अगेंस्ट द इलीगल सीजर ऑफ लैंड्स एंड वेल्थ, यानी कि भूमि और धन की अवैध जब्ती नहीं कर सकती है, अगर इसके हुआ तो खिलाफ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। आरंभ के केवल कुलीनों और अधिकारों की रक्षा की गई। कंटेम्प्रेरी पैरेलल देखते हैं, रिफ्लेक्टेड इन मॉडर्न सिविल राइट्स में भी देखने को मिलता है, आधुनिक नागरिक अधिकारों में भी परिलक्षित होते हैं ये सारे राइट्स। एंड वेयर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन इज इनरिच्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में भी इसकी बात की गई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सुरक्षा भी होती है। सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं हम, यानी ये जो मैग्ना कार्टा है ये लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का प्रतीक है और प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस, अगर कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का भी प्रतीक है। ओवर टाइम मैग्ना कार्टा बिकम अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, मैग्ना कार्टा बाद में जाके एक लिबर्टी का सिंबल बना अगेंस्ट टिरेनी पावर, टिरेनिकल पावर यानी कि होता है अत्याचारी सत्ता के खिलाफ, ठीक है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ इट 63 क्लॉजेज आर ऑब्सोलीट, यानी कि बाद में जाके इसके 63 से ज़्यादा जो खंड थे उसे अपरिचालित कर दिया गया, यानी कि अब वो काम में नहीं है, ऑब्सोलीट कर दिया गया। द स्पिरिट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी अगर ऑपरेशन हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा आपका उत्पीड़न हो रहा है तो, लेकिन अगर उत्पीड़न के प्रतिरोध की भावना अभी भी प्रभावशाली बनी हुई है, अगर आपका उत्पीड़न होता है तो आपका उसका प्रतिरोध कर सकते हो, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिला इसमें किसका, रेफरेंस ड्यूरिंग अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ, अमेरिका में क्रांति आई। फिर कोटेड फ्रीडम फाइटर्स, रिफॉर्मर्स एंड डेमोक्रेट्स अक्रॉस सेंचुरीज, यानी सदियों के स्वतंत्रता सेनानियों और सुधारकों को लोकतंत्रवादी द्वारा उनका उद्भव देखने को मिला। यूज्ड बाय नेल्सन मंडेला के द्वारा इसको यूज किया गया इन डिफेंडिंग रूल ऑफ लॉ, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को डिफेंड कर रहे थे ड्यूरिंग एपरेथाइड इन साउथ अफ्रीका में, जब वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे तब उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था। तो ये बहुत पुराना था, इससे बहुत कुछ लोग प्रभावित हुए थे। मैग्ना कार्टा एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर आज के अकॉर्डिंग हम मैग्ना कार्टा की बात करें और मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो क्या है मैग्ना कार्टा, इसने इन्फ्लुएंस किया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी राइट्स हैं, मानव अधिकार, उन्हें इन्फ्लुएंस किया है। कैसे किया है, मैग्ना कार्टा की जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो इन्फ्लुएंस करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट यूडीएचआर को। कैसे करते हैं, राइट टू फेयर ट्रायल, सुनवाई का अधिकार जो आर्टिकल 10 में दिया हुआ है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट के। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिटरी अरेस्ट, मनमानी तरीके से कोई राइट अरेस्ट नहीं कर सकता, आर्टिकल 9 कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 7, ये सब किसके आर्टिकल हैं, ये सब यूडीएचआर के आर्टिकल्स हैं जो 30 हम पढ़ेंगे। फिर है इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, आज के आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ देशों का जो आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है मैग्ना कार्टा। सबसे पहले यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन जो 1787 में ड्यू प्रोसेसेस थे एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स लेकर आता है इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जब आता है फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू। यूरोपियन, क्योंकि जुडिशरी को भी हमने देखा, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में जो कुछ कन्वेंशंस आते हैं 1950 में, राइट टू लिबर्टी, फेयर ट्रायल एंड लीगल रेमेडीज देखने को मिली। इसी तरह जो
जो मैग्ना कार्टा है उसने बहुत इन्फ्लुएंस किया है इन सब कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन क्या है, नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, कारण इसका ओरिजिनली अपील्ड ओनली टू बैरन्स नॉट द जनरल पॉपुलेशंस। कुछ बैरन ने ही वहाँ के इसको अपील्ड किया था, ना कि वहाँ की पॉपुलेशन और पीजेंट्स ने किया था। अगर बैरन ने नहीं किया होता, वहाँ की पॉपुलेशन और प्रेजेंट करती, तब हम कहते हैं हाँ भाई लोगों के द्वारा अपील्ड किया हुआ है, इसीलिए ये बहुत वो है, लेकिन नहीं, बैरन के द्वारा किया गया था। वुमेन स्लेव्स यानी कि जो महिलाएं, स्लेव्स, दास और कॉमनर्स थे, हैड नो राइट अंडर इट, इनके पास कोई अधिकार नहीं थे इनमें। फेड्यूल डॉक्यूमेंट था, सामंतवादी, नॉर्मली सामंतवादियों के लिए किया गया था। प्राइमरीली एड्रेस फेड्यूल ग्रीवियंसेस, पहले तो ये बैरन ने अपील किया था, तो इसलिए किसके लिए, फेड्यूल सामंतवादी, ज़मीनों से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड था, उनके ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए था। नॉट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये राइट्स बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल नहीं थे, सार्वभौमिक नहीं थे, सब पे लागू होने वाले नहीं थे। शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस, कुछ ही समय के लिए इनकी इफेक्टिवनेस थी। हमें क्रिटिसिज्म लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसमें। किंग जॉन जो थे उन्होंने रिनाउंस्ड किया था चार्टर को, बाद में फिर से सून आफ्टर साइनिंग इट, जब उन्होंने साइन कर दिया उसके बाद से फिर से री अनाउंस किया, दोबारा पढ़ा। एंड लेड टू द फर्स्ट बैरन्स वार, इसको फर्स्ट बैरन वार भी कहा जाता है। इवेंचुअल री इश्यूज बाय सक्सेसर्स, उनके जो सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी थे, उनके द्वारा इसको बाद में वॉर एक एक्चुअली इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेगेसी एंड सिंबलिज्म देखते हैं इसकी। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी है, लेकिन मैग्ना कार्टा आज भी जो है कॉर्नरस्टोन रहा है लिबर्टी का, यानी जहाँ पे स्वतंत्रता को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। सिंबलाइजिंग लिमिट ऑन एब्सोल्यूट पावर, ये प्रतिबंधित करता है कोई भी मनमाने पावर शक्ति का यूज़ ना करे। इनलियनेबल राइट्स, जो हमसे छीने नहीं जा सकते। अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूल्स, की जो शासन कर रहे हैं राजा महाराजा वो जवाबदेह होंगे। मॉडर्न क्वेट देख लेते हैं। लॉर्ड डेनिंग का एक कोट है, क्या है लॉर्ड डेनिंग का एक कोट, फेमस इंग्लिश जज थे लॉर्ड डेनिंग, ये कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल टाइम्स। इन्होंने मैग्ना कार्टा को बहुत ही ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बताया है। द फाउंडेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति के फ्रीडम का ये बेस रखता है अगेंस्ट द आर्बिटरी अथॉरिटी ऑफ द डेस्पोट, जो लोग शासन कर रहे हैं मनमाने तरीके से, राजा महाराजा और कुछ कुलीन तंत्र के लोग, उनके खिलाफ ये एक वी कैन से दैट एक फाउंडेशन है। कंक्लूजन देखते हैं मैग्ना कार्टा का। मैग्ना कार्टा इज़ नॉट मियरली अ मिडीवियल डॉक्यूमेंट, ये नहीं कि मध्यकाल में आया हुआ बस एक डॉक्यूमेंट है, जबकि आज ये लिविंग सिंबल है। एक हम कह सकते हैं ना, सिंबल होता है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता है मैग्ना कार्टा, कानून को करता है, जस्टिस न्याय को करता है थ्रू बॉर्न। फिर जब से ये जन्मा है 13th सेंचुरी से बैरोनियल डिस्कंटेंट रहा। इट्स इन्फ्लुएंस हैज शेप्ड लीगल एंड पॉलिटिकल कंसाइंसेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन जन्मा ये मिडीवल पीरियड में था, लेकिन फिर भी आज के आधुनिक युग में भी इसका बहुत यूज़ है, जागृति लाता है। इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर एफर्ट्स अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा को बनाए रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को और फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी इन एवरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हम किसी भी डेमोक्रेटिक समाज की बात करें, मैग्ना कार्टा ने एक नींव रखी है अपनी। तो इसी के साथ आज हमने नॉर्मली ब्रीफ में मैग्ना कार्टा को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।